Hello everyone. Good evening, ma'am. Good evening. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening. फिजिक्स में क्या रिवाइज किया था जिस दिन मैंने बोला था कि बैठ के रिवाइज करो? हेलो. ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करो फिर बैठ के. मैं क्वेश्चन सॉल्व कराती हूँ तुम्हें. मैग्नेटिज्म के कर रहे थे ना, एम्पियर लॉ वाले हो गए थे. आज फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर की करेंगे, ठीक है? या चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड. अब क्वेश्चन प्रैक्टिस ही चलेगी, ठीक है? क्योंकि सिलेबस तो कंप्लीट हो गया है ना फिजिक्स का. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, बताओ कैसे ट्राई करोगे? एक न्यूट्रॉन है जिसकी काइनेटिक एनर्जी दी हुई है. क्या फॉर्मूला होता था रेडियस का? भाई मैग्नेटिक फील्ड में जब रेडियस का फॉर्मूला निकालते थे, क्या निकालते थे? हाँ, mv अपॉन क्यूबी. उसी फॉर्मूले को यूज करके यहाँ पे सवाल होगा. बट यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है? ड्यूट्रॉन दिया हुआ है. डिस्क्राइबिंग ए सर्कुलर ऑर्बिट. तो सर्कुलर ऑर्बिट की रेडियस तो हमें दी हुई है, काइनेटिक एनर्जी दी हुई है, देखो यहाँ पे, of a proton that describe a circular orbit of radius this in the same plane with the same magnetic field. पहले ड्यूट्रॉन के लिए लगाओ इस इक्वेशन को. R इक्वल्स टू mv अपॉन qv. रेडियस ऑलरेडी दी हुई है 0.5 मीटर्स. और देखो मोमेंटम को उसके टर्म्स में, यानी mv क्या हुआ? मोमेंटम. मोमेंटम को काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में क्या लिख सकते हो? अंडर रूट 2me अपॉन qb. किसके बराबर दिया हुआ है? 0.5 के बराबर. न्यूट्रॉन का मास देखो, रेशो से ही आंसर आ जाएगा. अब बोल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है. काइनेटिक एनर्जी कितनी दे रखी है? देखो 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो ये हो जाएगी तुम्हारी न्यूट्रॉन की. तो आर डी लिखोगे. न्यूट्रॉन का मास एज कंपेयर टू प्रोटॉन कितना होगा भाई? न्यूट्रॉन होता है H12. तो कितने कितने न्यूट्रॉन्स हैं यहाँ पे? 2 न्यूक्लियॉन्स हैं, है ना? तो प्रोटॉन के कितने टाइम्स मास हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन. ये न्यूट्रॉन की रेडियस डाल रहे हैं, ठीक है? काइनेटिक एनर्जी 50 लिखो, 50 के इलेक्ट्रॉन वोल्ट, R1 अपॉन R2. चार्ज कितना हो जाएगा न्यूट्रॉन पे? चार्ज सेम रहेगा, Q और Q.
प्रोटॉन पे भी चार्ज सेम रहेगा, तो Q भी कट जाएगा, B भी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 2 भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा मास ऑफ प्रोटॉन, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी जो हमें यहाँ पे निकालनी है, दोनों का स्केयरिंग बोथ साइड करके Ke फाइंड करो। रेशो ले लो, चार रेडियस और मासेस का और काइनेटिक एनर्जी का रेशो ले लो। क्या आंसर आ रहा है? हाँ ठीक है, सबका आया 100। ठीक है, सेकंड वन देखो, ये कॉन्सेप्ट तो इतना ही था, इसके आगे बस कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेशन अब अपने आप करनी पड़ेगी। सेकंड वाला क्या कह रहा है कि एक प्रोटॉन है जिसका मास और चार्ज दिया हुआ है, प्रोजेक्टेड विद द स्पीड ऑफ दिस, इस वेलोसिटी के साथ उसको प्रोजेक्ट करते हो और एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है एक्स एक्सिस के साथ। Charge is projected with the speed at an angle this. If a uniform magnetic field is applied along y-axis, तो मतलब x एक्सिस से कुछ एंगल की यानी 60 डिग्री पर तुमने u वेलोसिटी से किसी पार्टिकल प्रोटॉन को प्रोजेक्ट किया, y डायरेक्शन में हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, तो इस u की दो डायरेक्शन में वेलोसिटी देखो हो जाएंगी, एक तो x इसमें होगी x में विच इज u cos थीटा, और एक यहाँ हो जाएगी विच इज u sin थीटा। ठीक है, u cos थीटा परपेंडिकुलर हो जाएगी, तो ये क्या करेगी सर्कुलर मोशन में, और u sin थीटा क्या हो जाएगी पैरेलल हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड में, u sin थीटा आगे ले जाने का काम करेगी। सवाल क्या पूछा है, पाथ ऑफ द प्रोटॉन, बता दो बेटा सर्कुलर होगा कि हेलिक्स होगा, इज इट सर्कुलर और हेलिक्स? हेलिक्स बनेगा ना, क्योंकि दोनों डायरेक्शन में वेलोसिटी है, एक्स में भी और वाई में भी, तो हेलिकल पाथ आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। अब इनमें से टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम और रेडियस दो पूछी है, टाइम होगा 2πm/qv, अगर रेडियस से निकालना चाहो तो रेडियस हो जाएगी mv/qv, है ना। अब देखो v का कौन सा कॉम्पोनेंट लोगी, कॉस वाला कि साइन वाला, बताओ वेलोसिटी का। कौन सा कॉम्पोनेंट लेते हैं v का, यहाँ पर परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट, यानी रेडियस किसकी बनेगी, रेडियस उस वाले पाथ की बनेगी जो सर्कुलर मोशन में है, तो सर्कुलर मोशन में कौन सी वेलोसिटी है, बताओ कौन सी वेलोसिटी इसको सर्कुलर मोशन में ले जाएगी, कॉस थीटा वाली ना, तो यहाँ पर क्या लिखोगे r = mv cos θ/qv। ठीक है, तो इन दोनों फॉर्मूले में से कोई भी एक चीज निकालो, टाइम निकालना चाहो तो टाइम, r निकालना चाहो तो r, दोनों अलग अलग है, हो जाएंगे, बोलो हो जाएगा ना। फिर फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है, वेलोसिटी याद रखना कॉस वाली रखेंगे, जब भी r में जब वेलोसिटी रखते हो रेडियस के फॉर्मूले में mv/qv, तो वेलोसिटी कौन सी वाली लेते हो, परपेंडिकुलर, किसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड के। ठीक है, ये याद रखना। थर्ड वाला बताओ, two particles A and B of masses ma and mb respectively and having the same charges are moving in a plane। तो आपके पास देखो दो पार्टिकल हैं A और B, इनके पास मासेस दिए हुए हैं आपको, और इनके पास चार्ज देखो बेटा सेम है, सेम चार्जेस हैं। द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट, मतलब दोनों के लिए मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है, बट दोनों की रेडियस अलग अलग है। अगर मैं देखूं तो रेडियस डिपेंड करती है mv/qv पे। अब देखो चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड तो सेम ही है, तो यानी ये वाला फैक्टर तो हट गया, तो मास और वेलोसिटी इन दोनों चीज पे रेडियस डिपेंड करेगी। ठीक है, तो रेडियस विल डिपेंड ऑन मास एंड वेलोसिटी। अब देखो क्या कर रहा है, द स्पीड ऑफ द पार्टिकल va एंड vb
एंड द ट्रेजेक्टरीज आर शोन इन द फिगर। तो दोनों की ट्रेजेक्टरीज भी दिखा रखी हैं। अब मैंने तुम्हें क्या बताया था बेटा, जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी वो ज्यादा बड़ा रेडियस होगा उसका, है ना। जिस देखो रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के, मतलब जिस पार्टिकल के पास ज्यादा बड़ी वेलोसिटी है वो ज्यादा बड़ा सर्कल बनाएगा। अब ये तुम में से कह रहा है कि बताओ क्या होगा इनमें से, किस किसका प्रोडक्ट किसका ज्यादा है। भाई ए वाले का रेडियस ज्यादा है ना, तो रेडियस डिपेंड किस पे कर रहा है, एम ए वी ए, तो यानी ये दोनों प्रोडक्ट ज्यादा होंगे, है ना। बराबर तो हो ही नहीं सकता, खुद बताओ। तो क्या होगा, बी ऑप्शन, कि एम ए वी ए जो है एम बी वी बी से ज्यादा है। बताओ ठीक है बेटा, यही बनेगा ना। यस मैम। फोर्थ वन ट्राई करो, क्लास में कराया था ये क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। एक पार्टिकल है जिसका मास m है, चार्ज q है, मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी along positive direction. It enters a region containing a uniform magnetic field B directed along the negative z direction. ठीक है, extended from x equals to a to x equals to b. The minimum velocity, the minimum value of v required so that the particle can just enter the region x greater than b. क्या होगा, वेलोसिटी निकालनी है। चलो एक बार ये होमवर्क क्वेश्चन है, ये होमवर्क ट्राई करना, क्वेश्चन नंबर 4 इजी है, कर लोगे। फिफ्थ वाला ट्राई करो, फिफ्थ क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ट्राई करो। लॉरेंज फोर्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स किसके बराबर होता है, क्यू वी क्रॉस बी के। तो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट कर रहा है, चार्ज दिया हुआ है 2, मैग्नेटिक फील्ड 2 दिया हुआ है, वाई डायरेक्शन में ये फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि पार्टिकल की वेलोसिटी अगर ये है तो क्या, एक सेकेंड, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड वाई डायरेक्शन में है, आई एम सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड इज इन वाई डायरेक्शन, पार्टिकल की वेलोसिटी ये है, दोनों डायरेक्शंस में है, आई और जे में, तो मैग्नेटिक फोर्स कहाँ होगी, तुमसे ये पूछा गया है। तो मैग्नेटिक फोर्स हमेशा कौन सी वेलोसिटी पे लगेगी, जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी, अदरवाइज मैग्नेटिक फोर्स तो लगेगी ही नहीं। अगर मैग्नेटिक फील्ड वाई डायरेक्शन में है, ठीक है, और वेलोसिटी किस में है, अब देखो वेलोसिटी आई और जे दोनों में है, तो जो वेलोसिटी का जे कंपोनेंट होगा उसकी वजह से मैग्नेटिक फोर्स नहीं बनेगी, बिकॉज वी और बी को परपेंडिकुलर होना पड़ेगा। तो वेलोसिटी का जो वेलोसिटी किस में हो गई फिर, आई कैप में, तो यानी आई कैप वाली जो वेलोसिटी होगी उसकी वजह से मैग्नेटिक फोर्स आएगा। तो वी क्रॉस बी, इससे अगर मैं देखूं तो देखो वेलोसिटी किस में है, आई में, आई क्रॉस जे करोगे तो क्या मिलेगा बेटा, आई क्रॉस जे करने पे के आई क्रॉस जे करने पे क्या मिलेगा, के मिलेगा, के कैप, है ना। अब देखो ये जो चार्ज पार्टिकल है ये कौन सा चार्ज पार्टिकल है, माइनस वाला, तो ये जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं ये प्लस वाले चार्ज के लिए होता है, देखो प्लस क्यू चार्ज है ना, अगर यही चार्ज माइनस हो जाएगा तो ये साइन क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाता है ना। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड में भी करते हैं कि जो ये फॉर्मूले लगाते हैं इनकी वजह से जो चार्ज या डायरेक्शन आती है वो किस की वजह से आती है, प्लस की वजह से। मैग्नेटिक अगर हम नेगेटिव चार्ज की वजह से निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगी, अपोजिट। तो यानी अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो मेरा आंसर के आ रहा है, तो नेगेटिव के लिए क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, यानी माइनस
के कैप। तो माइनस के कैप में एक ही आंसर दिख रहा है, जेड। बोलो, बोलिए। सॉल्व भी कर सकते हो इसको आप। क्या हम सॉल्व कर सकते हैं इसको? एफ का फॉर्मूला है क्यू वी क्रॉस बी, ये याद रखना। ये जो इससे जो फॉर्मूले से जो साइन आता है, इस फॉर्मूले से जो डायरेक्शन आती है वो पॉजिटिव चार्ज के लिए होता है, नेगेटिव के लिए वो डायरेक्शन उल्टी करनी पड़ती है, ठीक है, ऑपोजिट। चार्ज कितना दिया हुआ है? -2। वेलोसिटी कितनी दी हुई है? 2i प्लस 3j कैप मल्टीप्लाई में 10⁶। मैग्नेटिक फील्ड कितनी दी हुई है? देखो 2j। बताओ, तो क्रॉस में तो जे होगा ही नहीं ना, जे क्रॉस जे क्या हो जाता है? 0, है ना। 2 कितना बनेगा? देखो 2 मल्टीप्लाई बाय आई के साथ करोगे ना, 4, 2 दूनी 4, 10⁶, तो 4 दूनी 8 आ गया, 8 के आसपास आ जाएगा। चार्ज माइक्रो में था और ये 10⁶ है, तो 8 न्यूटन हो जाएगा। सबको समझ में आया कि 3 वाला क्यों नहीं लिया, पार्टिकल का 3 वाला कंपोनेंट क्यों नहीं लिया? ये समझ में आया? ये y हमने ये वाला कंपोनेंट क्यों नहीं लिया, 2i, ये समझ में आया सबको? क्योंकि ये जो फोर्स का फॉर्मूला है F इक्वल्स टू क्यू वी बी, इसमें बेटा फोर्स तभी लगेगा जब v और b एक दूसरे के क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। जब v और लिख लो इसको, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तभी फोर्स लगेगा, अदरवाइज मैग्नेटिक फोर्स 0 हो जाएगा। ये बेसिक्स कराया हुआ है ना, याद है कि भूल गए? सिक्स्थ वाला बताओ। भाई सिक्स्थ बताओ, सिक्स्थ इतना कहां सो गए? सिक्स्थ चार्ज पार्टिकल मूव्स थ्रू ए मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू इट्स डायरेक्शन, देन क्या होगा? चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलरली मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के, तो किस डायरेक्शन में घूमेगा वो? कैसा मोशन होगा? सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन होगा, बट क्या सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होगा? डायरेक्शन चेंज। डायरेक्शन चेंज, पर मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। तो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, तो मुझे बताओ वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हुआ ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब इसमें मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दे रखी है। अब देखो काइनेटिक एनर्जी में भी वेलोसिटी यूज हो रही है और मोमेंटम में भी वेलोसिटी यूज हो रही है, बट मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर, है ना। और काइनेटिक एनर्जी स्केलर। स्केलर देखेगा मैग्नीट्यूड, वेक्टर देखेगा डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, बट डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी बट मोमेंटम चेंज होगा। द मोमेंटम चेंजेस बट नॉट द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी? कांस्टेंट। तो इसमें इतना समय क्यों लगा भाई? सातवां बताओ, ये भी क्लास का ही सवाल है।
हमने डिफ्लेक्शन निकालना सीखा था इसमें कि अगर मेरे पास देखो अगर मेरे पास ये रीजन है जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड एक्ट कर रही है, ठीक है, इसी रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड एक्ट कर रही है। मान लो कि मेरे पास यहाँ से कोई पार्टिकल आ रहा है जिसके पास वेलोसिटी v है, इनिशियल वेलोसिटी। वो चार्ज पार्टिकल जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड v में आएगा बेटा, वो क्या करेगा, एक सर्कुलर पाथ में घूमेगा। सर्कुलर पाथ में घूमेगा तो इस तरीके से घूमना शुरू करेगा। बट मान लो इफ दिस डिस्टेंस इज d, और जो वो सर्कुलर पाथ बनाना चाह रहा है अकॉर्डिंग टू उसकी वेलोसिटी, अकॉर्डिंग टू द मैग्नेटिक फील्ड, वो क्या होगा, अगर ये रेडियस किससे ज्यादा हो गया, उसका रेडियस इस d डिस्टेंस से ज्यादा है, तो अपना रेडियस कंप्लीट करते करते बेचारा कहाँ जाएगा, पार्टिकल बाहर निकल आया, पार्टिकल बाहर निकल आया। तो अब देखो, अब ये पार्टिकल जब बाहर निकला तो हम देखेंगे, जब इनिशियली आया था तो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल था, जब बाहर निकला तो अपने इनिशियल वेलोसिटी से, अपने इनिशियल पोजीशन से, आई एम सॉरी, इनिशियल पोजीशन से कितना डिफ्लेक्ट हो गया, ये एंगल थीटा डिफ्लेक्शन है। तो तुम बोलोगे कि इसकी एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी ये वी है, और ये ऊपर जो वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी वी वाई है। या तो तुम टेन थीटा कैसे निकाल दो, वी वाई बाय वी एक्स करके निकाल दो, अगर तुम्हें वेलोसिटीज दी हुई हैं, ठीक है। अगर नहीं दी हुई है तो ये डिफ्लेक्शन निकालने का सबसे तरीका क्या है कि हम देखेंगे कि इस चार्ज पार्टिकल अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो सिंपल सी बात है, चार्ज पार्टिकल पर फोर्स ऊपर की तरफ ही लग रहा होगा, ये चार्ज पार्टिकल का सेंटर होगा। ये चार्ज पार्टिकल जो बाहर निकल के गया है, इसकी जो सर्कुलर मोशन है, ये इसकी रेडियस रही होगी, और ये डिस्टेंस इसका d है ही। अगर ये एंगल थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो फिर ये एंगल थीटा हुआ, और फिर ये एंगल 90 माइनस थीटा हुआ। अगर ये एंगल 90 माइनस थीटा है, ये एंगल 90 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो मैं ये सी के दौरान जो एंगल बन रहा है थीटा, टेन थीटा, ये निकालने की कोशिश करती हूँ। टेन से निकलता है या साइन से निकलता है, देख लेते हैं कैसे निकालेंगे। देखो सी वाला मैं बता रही हूँ, ये अब क्या बना, ये रेडियस आर, ये डिस्टेंस डी, जो ये डी डिस्टेंस है, ये एंगल थीटा हुआ, ठीक है। तो मेरे पास डी और आर है, यानी ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज यानी साइन थीटा ही निकल सकता है, पी अपॉन हाइट। पी कितना है, डी, हाइपोटेन्यूज क्या है, रेडियस। तो यानी यहां से जो एंगल आया है डिफ्लेक्शन का, तो ये तुम्हें याद रखना है, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन कितना आता है, साइन थीटा इक्वल्स टू डी बाय आर। डी क्या है, जिस थिकनेस में डिस्टेंस है, आर क्या है, उसकी रेडियस। बोलो इतना क्लियर हुआ। अब क्या कहा है तुमसे क्वेश्चन में, तो हमने साइन थीटा निकाल लिया डी बाय आर, ये रहा, सॉरी यहाँ पर अल्फा पूछा है, तो ये अल्फा क्या आया मेरा, साइन अल्फा डी बाय आर आया। आगे देखो, अब तुम देखोगे कि कहीं पे भी आंसर डी बाय आर के टर्म में नहीं है। अब क्या करें, अब एक काम करो, हम रेडियस रख के देखेंगे। अब रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, आर इक्वल्स टू एम वी अपॉन क्यू बी, है ना, एम वी अपॉन क्यू बी होगा। तो यहाँ पर आर का फॉर्मूला रख के देखिए, तो मेरा यहाँ से साइन अल्फा जो आया, डी अपॉन आर की वैल्यू हुई एम वी अपॉन क्यू बी। क्या अब आंसर बना, अभी भी आंसर नहीं बन रहा है ना, क्योंकि रूट के टर्म्स में है। क्या कर सकते हो, आंसर में देखो मैग्नेटिक फील्ड भी है, डी डी भी है, मास भी है, वेलोसिटी भी है, बट दिस इज नॉट आवर आंसर। अब आगे करो इसको, आगे कैसे कर सकते हो, रिसॉल्व भी करना है। क्यू वी, साइन अल्फा की वैल्यू,
एक्सलेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, हमें यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में आंसर चाहिए। देखो हर किसी में यहाँ पर पोटेंशियल है वी वी वी, दैट मीन्स पोटेंशियल टर्म में आंसर मांग रहा है। तो एम वी मोमेंटम, फिर मोमेंटम को क्या लिख सकते हो भाई, 2 टाइम्स ऑफ 2m काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकते हैं हम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब आंसर निकलेगा D/2m/e/v, ऊपर क्या आएगा, चार्ज इंटू बी। तो चार्ज देखो ये रूट ई है, ये ऊपर क्यू है, तो क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा चार्ज, करेक्ट। तो बाहर क्या आ जाएगा, यहाँ से बी डी बाहर आ गया, √Q/2m/v, ये आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखो जरा आ गया। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म्स में आंसर आता है। देखो इस वजह से थोड़ा देखना पड़ता है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म्स। ठीक है, एट्थ करो। अभी समझ में आया ये क्वेश्चन, अल्फा वाला बस इसमें रेडियस की वैल्यू रखी है mv/qb। फिर हमने देखा कि पोटेंशियल के टर्म्स में आंसर पूछा है v पोटेंशियल। तो पोटेंशियल को कैसे कन्वर्ट कर सकते हो भाई, मोमेंटम से, मोमेंटम 2m काइनेटिक एनर्जी, इसको फिर qv रख सकते हैं। एट्थ करो अब। क्या होगा इसमें, क्या बोल रहा है कि एक पेंडुलम है जिसकी लेंथ एल है, वो आयरन का बना हुआ है। द पेंडुलम इज ऑसिलेटिंग ओवर ए हॉरिजॉन्टल कॉइल कैरिंग करंट। एक कॉइल है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, उसके ऊपर आपने उस पेंडुलम को ऑसिलेट करा रखा है। अब वो कह रहा है कि इस टाइम पीरियड टी क्या होगा। देखो अब टाइम पीरियड क्या होता है पेंडुलम का, अगर नहीं पता है तो थोड़ा याद कर लो। किसी भी टाइम पीरियड, किसी भी पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है, जो सिंपल पेंडुलम की बात करें, सिंपल पेंडुलम में क्या होगा, 2π√L/g। एल इज क्या होगा, एल जो है पेंडुलम की लेंथ है, जी क्या है, ग्रेविटी की वैल्यू। ठीक है, ध्यान से सुनो, जी क्या है, ग्रेविटी की वैल्यू। तो अब मेरी बात, मैंने तुम्हें क्या ऐसे क्वेश्चन नहीं कराया कि बेटा ये तुम्हारा क्या है, एक वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है। देखो यहाँ करंट फ्लो कर रहा है और यहाँ है मेरा पेंडुलम, और ये पेंडुलम भी किसका है, आयरन का। अब देखो बेटा, अब ये जो करंट कैरिंग वायर है ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी कि नहीं बनाएगी, है ना, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। तो अब किस तरीके से बनेगी वो चीज देख के एनालाइज करके मुझे आंसर बताओ कि टाइम पीरियड में सारा खेल ग्रेविटी का है। अगर ग्रेविटी बढ़ रही होगी तो तुम्हें टाइम पीरियड में वो वैल्यू रखनी है। बताओ। करो। क्वेश्चन दिखा देती हूँ दोबारा, ये लो।
अरे बोलो क्या होगा, कुछ तो आंसर दो, गलत सही। पेंडुलम इज ऑसिलेटिंग ओवर ए हॉरिजॉन्टल कॉइल। ग्रेविटी देखो कि एक्सलेशन जो होगी उस पेंडुलम की घटेगी या बढ़ेगी, सारा सवाल वहीं छुपा हुआ है। करंट कैरिंग कॉइल एक क्या बन जाएगी, मैग्नेट। और तुम्हारा पेंडुलम का बॉब किसका है, आयरन का। तो मैग्नेट आयरन को क्या करेगी, मैग्नेट आयरन को क्या करेगी, अट्रैक्ट। तो यानी अट्रैक्शन का फोर्स भी इधर ही हुआ, Fm। ग्रेविटी भी यही लग रहा है, Wg। तो मैग्नेटिक फोर्स की वजह से जो भी एक्सेलरेशन आएगी, सपोज A, और यहाँ पर आई ग्रेविटी की वजह से, यानी टोटल एक्सेलरेशन तो बढ़ गई ना, टोटल एक्सेलरेशन तो बढ़ गई A+g से। तो अगर एक्सेलरेशन बढ़ गई तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2πL/g+a। अगर एक्सेलरेशन बढ़ी तो टाइम पीरियड क्या होना चाहिए, घटना चाहिए कि बढ़ना चाहिए, टाइम पीरियड घटेगा। यस और नो। यस। हाँ, तो कौन सा आंसर ठीक है, बी वाला। टाइम पीरियड घटेगा, है ना। तो टी शुड बी लेस देन √L/g। तो यानी या तो ऑप्शन ए होना चाहिए या ऑप्शन डी होना चाहिए, है ना, क्योंकि स्मॉलर है। अब आगे क्या कह रहा है, डैम्पिंग की बात कर रहा है। अब कह रहा है डैम्पिंग इज स्मॉलर देन इन एयर अलोन। अगर सिर्फ ये पेंडुलम सिर्फ हवा में घूमता तो उस केस में कह रहा है कि डैम्पिंग, सॉरी, अब ये कह रहा है कि मैग, एक तो देखो अब इसको तुमने एक करंट कैरिंग कॉइल के ऊपर रख दिया तो यानी मैग्नेट एक अलग से आ गई, यानी तुमने बॉब को एक उसमें रखा हुआ है मैग्नेट में। तो ये कह रहा है कि अभी जो रखा हुआ है ना इसमें स्मॉलर डैम्पिंग हो रही है एज कंपेयर टू एयर। डैम्पिंग क्या होती है उस पर भी आते हैं। सेकंड ये कह रहा है कि अब जो पर्टिकुलर केस है जहां पर आपने मैग्नेट में रखा हुआ है वहां डैम्पिंग लार्जर होगी। अब डैम्पिंग क्या होती है, देखो अब तुम्हारा बॉब क्या कर रहा है, पेंडुलम घूम रहा है ना, ये पेंडुलम ऐसे है ना बेटा, ये पहले यहाँ जाएगा फिर बीच में आएगा फिर आगे जाएगा, देखा होगा ना पेंडुलम ऐसे घूमता, ऐसा ऐसा करता रहता है पेंडुलम, ऐसे, है ना, एक्सट्रीम और अपनी मीन पोजीशंस पर घूमता रहता है। तो ये इसकी एक्सट्रीम से जो मीन पोजीशन है इसको क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। अब कुछ समय के बाद इसका एम्पलीट्यूड भाई यही थोड़ी रहता है, हमेशा इतना ही थोड़ी रहेगा। अब मान लो तुमने इसको ऐसे करके ये कर दिया, है ना, इसको थोड़ा सा ऐसे दे दिया तो ये ऐसे घूमता रहेगा घूमता रहेगा। कुछ समय बाद ये रुक जाता है ना, क्यों, क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा, और बाद में क्या हो जाएगा, बिल्कुल कम हो जाएगा। इसे क्या बोलते हैं, डैम्पिंग। ठीक है, ये होती है डैम्पिंग, जिसमें क्या होता रहेगा, तुम्हारा एम्पलीट्यूड क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा। तो अब मुझे बताओ कि डैम्पिंग अगर मैंने इसको आयरन के पास रखा है, सॉरी मैग्नेट के पास रखा है, तब डैम्पिंग ज्यादा होगी या फिर सिर्फ हवा में था तब डैम्पिंग ज्यादा होगी, बताओ। डैम्पिंग किस केस में ज्यादा होगी, मैम एयर में स्मॉलर होगी। हम्म, है ना। एयर में डैम्पिंग क्या होगी बेटा, एयर में डैम्पिंग स्मॉल होगी, और इसमें क्या होगी, अगर हम क्या रख देंगे,
मैग्नेट, तो उस केस में डैम्पिंग ज्यादा होगी, मतलब जल्दी तुम्हारा जो पार्टिकल है वो जल्दी क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, डैम्पिंग इस केस में ज्यादा हो रही है, ठीक है। ओके, ट्राई क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, 9th भी आराम से हो जाएगा, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आराम से होगा एकदम। इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, तब भी चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही होंगी, और चार्ज पार्टिकल जैसा आया था वैसा बाहर चला जाएगा, राइट। तो मैग्नेटिक फोर्स को इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर करो और आंसर बताओ फाइनली। मैग्नेटिक फील्ड मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा दिया, रिवाइज करके आना, ठीक है, फॉर्मूला सारे रिवाइज हो गए हैं हमारे। नाइन्थ के बाद 10th करना, 10th भी इजी है और चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस थे, ठीक है, जहां से तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकते हैं। करिए भाई, 9th तो बताओ, फॉर्मूला बेस्ड है, क्या से सो गए क्या क्लास में ही? एक एक का नाम पूछूंगी फिर बताओगे। वंशिका क्या आंसर आ रहा है? मैं अभी सॉल्व कर रही हूँ। जेई में इतना समय मिल जाएगा? तुम तो नीट की हो ना, नीट में इतना समय मिल जाएगा? फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन में भी अगर इतना समय लग रहा है तो? हाँ, विशाल तुम, अगर फिजिक्स की इतनी सिंपल मैम डी कैलकुलेशन में वाला। इतना समय लग। हम्म, डी आ रहा है, ठीक है। और रिद्धिमा तुम क्या कर रही हो? यस मैम। क्या यस मैम? करो 9th क्वेश्चन। रिद्धिमा क्या फॉर्मूला लगेगा इसमें 9th में? बोलो। बोलो।
10th पे आ जाओ। 9th में बस क्या फॉर्मूला लगाना है, एफ एम इक्वल्स टू एफ ई, यानी मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर है। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला 10 सवाल कर लिए, कितना है, क्यू वी बी। किसी भी चार्ज पार्टिकल पर कितना फोर्स लगेगा, क्यू वी बी। एफ ई किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स क्यू ई। क्यू से क्यू कट जाएगा, वी बी किसके बराबर आ जाएगा, ई के बराबर। बस ये सॉल्व करना था, इसमें तुमने घंटे लगा दिए। ठीक है, 10th करो अब। 10th फिर कल सुबह तक दे देना सॉल्व करके, है ना। 10th तो कल सुबह तक ही हो पाएगा फिर। करिए। टेंथ क्वेश्चन अच्छा है, देखो 10th क्वेश्चन में क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ डिफरेंट स्ट्रेंथ B1 एंड B2। ठीक है, बोथ नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द पेपर एग्जिस्ट एज शोन इन द फिगर। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ अलग अलग है, और वो इंटरफेस दिया हुआ है तुम्हें रीजन 1 और रीजन 2 का। ठीक है, बट नॉर्मल टू द प्लेन, डायरेक्शन दोनों में सेम दे रखी है। एक चार्ज पार्टिकल आता है जिसका मास m है, चार्ज q है, एट द इंटरफेस, मतलब वो इंटरफेस से ही आता है एट एन इंस्टेंस। और पहले किस रीजन में जाएगा, वो पहले जाएगा रीजन 2 में विद वेलोसिटी v एंड रिटर्न टू इंटरफेस, यानी यहां से आया रीजन 2 में गया, फिर अब देखो, अब वो जैसे ही अपने सर्कल कंप्लीट करेगा वो रीजन 1 में घुस जाएगा, रीजन 1। ठीक है, एंड रिटर्न्स टू इंटरफेस। इट मूव्स टू मूव इनटू रीजन 1 एंड फाइनली रीचेस द इंटरफेस। फर्स्ट रीजन में घूमते घूमते फिर अपने इंटरफेस पे पहुंच जाएगा। अब एक वो कह रहा है व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग दिस मूवमेंट अलोंग द इंटरफेस। वो कह रहा है कि पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट बताओ क्या होगी अगर मैग्नेटिक फील्ड सेकंड रीजन की पहले से ज्यादा है। तो रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, एम वी अपॉन क्यू बी। अब देखो वेलोसिटी सेम रहेगी, जिस वेलोसिटी से आया उसी से घूमता रहेगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, बस डायरेक्शंस चेंज हो रही हैं। मास चार्ज पार्टिकल का सेम रहेगा, यानी चार्ज भी सेम रहेगा, डिपेंड करेगा मैग्नेटिक फील्ड पे। तो यानी अगर मैग्नेटिक फील्ड सेकंड रीजन की मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है तो उसका रेडियस कम होगा सेकंड रीजन का। फर्स्ट रीजन में मैग्नेटिक फील्ड अगर कम है तो रेडियस ज्यादा होगा, यानी पहले वाले रीजन में तुम्हारा पार्टिकल कुछ इस तरीके से आएगा घूम के, यानी चला वो ए से था, घूम के वो बी पे आया। तो बेटा यही तो डिस्प्लेसमेंट है, यही डिस्प्लेसमेंट है ए से लेके बी। देखो यही तो डिस्प्लेसमेंट है ए टू बी। ऐसे क्वेश्चंस को पेपर में छोड़ना मत, ये बहुत आसान होते हैं। ए से लेके बी तक ये डिस्प्लेसमेंट है। कैसे निकालोगे ये डिस्प्लेसमेंट, मुझे बताओ, ये डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाली जाएगी। आप रेडियस निकाल लो किसका, पहले सेकंड रीजन का और फिर फर्स्ट रीजन का रेडियस निकाल लो। ठीक है, तो R2 आप लिखोगे एम वी अपॉन क्यू बी 2, R1 लिखोगे ध्यान से एम वी अपॉन क्यू बी 1। ठीक है, अब साइन की बात करते हैं, क्या करोगे, रेड माइनस ही तो करना है, बस सेम चीज। मुझे R2 माइनस R1 करेंगे या R1 माइनस R2 करेंगे, ये भी देखो क्या करोगे। R1 R1 की तो ये वाली बनेगी ना, यहां से चला था वो, देखो यहां से आया था पूरा चल के। एक सेकंड, यहाँ पे वो दोबारा बनाते हैं डायग्राम। कोई चार्ज पार्टिकल यहाँ से चला है, वो ऐसे घूम के आया, ये पॉइंट ए मान लो, ये पॉइंट मान लो बी। अभी तक उसकी नेट डिस्प्लेसमेंट ए से बी है। अब वो ऐसे चल के कुछ बड़ा सर्कल बनाएगा, सपोज यहाँ पर आया सी पर, तो बेटा वो ए से सी ही फाइनल डिस्प्लेसमेंट है ना। तो ये तुम्हारा R2 वाला जो फर्स्ट सर्कल है, ये वाला हमारा R1। तो क्या माइनस कर देंगे, R1 में से R2 घटा दो, R1 में से R2 घटा दो बेटा, AC मिल जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, R1 में से R2 हटाओगे तो
बड़ी वाले में से घटाओगे ना, B1 वाली में से, R1 बड़ी है तो बड़े वाले में से छोटा वाला घटाओ, तो MV अपॉन QB बाहर आ जाएगा, सॉरी बी थोड़ी लेंगे, एम तो 1/B1 माइनस 1/B2। अच्छा B1 बाहर लिया हुआ है तो B1 बाहर ले लो, इसको B1 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखते हैं, इसमें दो ऑप्शन दे रखे हैं इसके भी, 2 टाइम्स क्यों दे रखा है, अच्छा ये तो रेडियस होती है ना, हमें तो डायमीटर चाहिए। सुनो, ये जो फॉर्मूला है ये तो रेडियस का फॉर्मूला है, ए से लेके बी जो है वो पूरा क्या है, ए से बी वो पूरा बराबर। डायमीटर होगा, तो ये 2 हो जाएगा। सिमिलरली जो R1 आएगा सी से लेके बी तक, देखो R1 का डायमीटर पूरा 2, R1 का लिखोगे डायमीटर पूरा 2 टाइम्स ऑफ CB, इतना बड़ा बनेगा, तो तुम्हें यहाँ से 2 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, तो यहाँ पे 2 बाहर कॉमन ले लो, तो अब आंसर कौन सा बनेगा, B1 माइनस B2 यानी डी ऑप्शन, ठीक है, तो ये डायामीटर है पूरा, तो डायामीटर घटाएंगे। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन भी इजी लगा होगा, बट ये इंपॉर्टेंट था, 2025 का ही सवाल है, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में देख के घबराना मत, कुछ भी अलग से बाहर से नहीं आएगा, जो क्लास में पढ़ा है उतना ही आएगा, ठीक है, समझ में आया ये टॉपिक। इसके बाद तीसरा टॉपिक था, वो भी करेंगे अभी बैठ के क्लास में। देखो इसके बाद था फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, ये कर लिया, करिए। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करो, फर्स्ट नहीं, फर्स्ट मत करो, एक सेकेंड। फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, क्या फॉर्मूला लगता है बताओ, अगर एक वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखती हूँ तो बेटा उसके ऊपर क्या मिल रहा है, उसके ऊपर क्या फॉर्मूला लगता है, हाँ बताओ, अगर किसी वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखती हूँ तो क्या फॉर्मूला लगाया जाता है, I L × B। हाँ ILB, वेरी गुड, ठीक है, तो इसी हिसाब से क्वेश्चन नंबर करोगे। एक मिनट रुक जाओ, क्या हो गया इसमें, नीचे क्यों नहीं आ रही है, क्वेश्चन नंबर 4 करो पहले। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में 3 वायर दे रखी हैं, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द मिडल कंडक्टर इज 25 सेंटीमीटर, जो बीच वाली वायर है उसको 25 सेंटीमीटर का फोर्स लग रहा है, ना 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 एक सेकंड, क्या लिख रहा है, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द मिडल कंडक्टर, हाँ
वो पूछ रहा है कि जो बीच वाला वायर है उस पर कितना फोर्स लगेगा अगर उसकी लेंथ कितनी है, 25 सेंटीमीटर की है। ठीक है, अगर उसकी लेंथ 25 सेंटीमीटर है, यानी इस बी वाली वायर पे फोर्स निकालो। लेंथ 25 सेंटीमीटर दे रखी है और दो वायर्स हैं जो इसके आजू बाजू में बैठी हैं। तो यानी देखो बेटा, जो I1 वाली वायर है ये भी फोर्स लगाएगी, जो I2 वाली वायर है वो भी इस पर फोर्स लगाएगी। अब देखो, जो I1 वाली है उसका मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, उसका मैग्नेटिक फील्ड होगा इनवर्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड हुआ, तो यानी I1 वाली वायर कितना फोर्स लगाएगी, फोर्स का फॉर्मूला है ILB। तो फोर्स, अब डायरेक्शन निकालो, करंट नीचे, सॉरी, करंट नीचे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर। तो यानी फर्स्ट वाली वायर का फोर्स लगा यहाँ पर F1। ठीक है, I2 वाला देखो, I2 वाला मैग्नेटिक, I2 वाला यहाँ पर आउटवर्ड डायरेक्शन में बनाएगा, तो यानी मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, करंट अंदर, तो F2 कहाँ लगा, इधर की तरफ। यानी सेकंड वाली वायर ने फोर्स लगाया F2। भाई समझ में आया ना, डायरेक्शन ILB से निकालोगे मैग्नेटिक फील्ड, और आई तुम्हारा इस वाली वायर का, बी वाली वायर का। तो देखो फर्स्ट वाली वायर के लिए क्या करोगे, यानी I1 का मैग्नेटिक फील्ड, दोबारा बताती हूँ ध्यान से देखो। वो समझ में आया क्या कह रही हूँ, तुम्हारे पास तीन वायर हैं, वायर 1, वायर 2, वायर 3। वायर 1 और 2 के पास है करंट, जिनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा। वो मैग्नेटिक फील्ड इस सेकंड वाली वायर पे लगाएंगी फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, वही फोर्स निकालना है। अब देखो, अगर केवल पहली वायर होती तो पहली वायर की वजह से फोर्स क्या लिखते, ILB, सीधा आंसर आ जाता। लेकिन आई वन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अंदर की तरफ, इनवर्ड्स, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड्स हुई। अब ये इनवर्ड फील्ड इस सेकंड वायर पर फोर्स किधर लगाएगी, तो फोर्स का लिखोगे कि सेकंड वायर का फोर्स लिख रहे हैं तो ILB। करंट किस डायरेक्शन में है बेटा, देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो करंट की डायरेक्शन में अपने फिंगर्स रखो डाउनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो अंगूठा किधर की तरफ आया है, थंब इधर आया है फोर्स, तो यानी पहली वायर ने फोर्स इधर लगाया, सेकंड वाले की वजह से फील्ड आई आउटवर्ड। तो फील्ड अगर आउटवर्ड आ रही है तो करंट अभी भी नीचे है, तो यानी थर्ड वाली वायर ने फोर्स लगाया यहाँ पर F3। तो F नेट लिखोगे आप, वन वाला F नेट लिखोगे आप F1 माइनस F3। F3 माइनस F1 भी लिख सकते हो अपनी मर्जी से, फिर देख लेना कौन सा नेगेटिव आ जाएगा। अब F1 क्या है, पहली वायर का फोर्स, तो लिखोगे ILB। पहली वायर की मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट I1 अपॉन 2πr, कितनी दूरी पर है ये, 3 सेंटीमीटर, 3 लिख दो, माइनस F3 क्या लिखोगे, ये I2 रहेगा। ठीक है, F3 क्या लिखोगे, I2 L म्यू नॉट I3 अपॉन 2π, ये कितनी दूरी पे है, थर्ड वाली वायर से सेकंड, 5 सेंटीमीटर पे, 2π5। लेंथ कितनी हो जाएगी, 25 सेंटीमीटर, क्योंकि इस वाली वायर की लेंथ कितनी है, 25 सेंटीमीटर। तो ये तुम्हारा F नेट आएगा। इसको सॉल्व कर लोगे F नेट को, इसमें से क्या क्या कॉमन आ जाएगा, देखो म्यू नॉट I2 L अपॉन 2π कॉमन आ गया, I1 अपॉन 3 माइनस I3 अपॉन 5। ये सॉल्व कर लो, मुझे आंसर बताओ सॉल्व करके, और जिसको अगर ये समझ में नहीं आया तो वो भी।
फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट आ रहा है क्या? एक सेकंड, हाँ बोलो। यस मैम। चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या था? सिक्स्थ। हाँ, सिक्स्थ का ए। तुम ये देख के तो नहीं बोल रहे हो क्योंकि तुम्हें पहले से शीट का एक्सेस दे रखा है? जेन्युइनली कर रहे हो ना बेटा? झूठ झाट तो नहीं बोल रहे? मेरे को झूठ से करके मत देना। समझ में आया ये क्या किया है? कि ऐसे ही बस आंसर बता रहे हो? समझ में आया कि नहीं आया? यस मैम। हम्म। अब ऐसे ही फिफ्थ क्वेश्चन देखो। फिफ्थ क्वेश्चन, ये फिफ्थ मुझे बताओ कैसे करोगे। देखो, ये पूरी वायर है ए बी सी डी में, नाम लिख देती हूँ इनपे। ठीक है, ए बी सी डी। अब करना। देखो, अब इनमें देखो पहले तो कौन सी वायर पे फोर्स लगेगा। देखो, अब जो तुम्हारी वायर है ए बी और सी डी, ध्यान से सुनना, ए बी एंड सी डी। बेटा ये जो करंट I1 है, ये किधर, ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा वो बनाएगा इधर की तरफ इनवर्ड्स। मैग्नेटिक फील्ड इधर इनवर्ड्स है तो ए बी पर फोर्स देखो, करंट की डायरेक्शन में अपनी उंगलियां रखो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो यानी ए बी का फोर्स आ रहा है नीचे, एफ। सी डी पे देखो, सी डी पर करंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो थंब ऊपर, यानी सीडी पर जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है ऊपर। अब जो ए बी और सी डी है, ये इनके फोर्सेस कैसे हो गए? इक्वल एंड अपोजिट। तो ये वाले फोर्सेस एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल आउट। जरा एडी वाली वायर पे देखो, एडी का करंट नीचे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो फोर्स कहाँ आ रही है? इधर, एफ। अब बीसी वाली वायर पे देखो, फोर्स, करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, फोर्स इधर। अब यहाँ भी फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है, क्या ये फोर्सेस कैंसिल करोगे F1 और ए बी और एडी एंड डीसी की? एडी एंड डीसी की फोर्सेस कैंसिल नहीं होंगी, क्यों? क्योंकि F इक्वल्स टू आई एल बी करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग हो जाएगी। एडी वायर पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ए दूरी पर है, और जो बीसी वाली वायर पर है वो मैग्नेटिक फील्ड ए ए प्लस ए, ये यानी 2a की दूरी पर है, करेक्ट? तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग है, तो इसीलिए फोर्स अलग अलग होगा। तो मुझे इस वायर पर नेट फोर्स निकाल के बताओ। पहले ए बी पर फोर्स लिखो, एडी पर, फिर डीसी पर, फिर नेट निकाल के बताओ क्या आंसर आ रहा है।
बोलो, करो सॉल्व। क्या आया भाई? यहाँ पे आओ। इतना क्यों समय लगा दिया? ये इसमें वाई करंट आई फ्लो कर रहा था, इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा था, इसमें भी कुछ आई कर रहा था इस डायरेक्शन में। तो ये ए बी वायर थी और ये सी डी, इन दो में तो कैंसिल हो गया था। ये वाला यहाँ से ए डिस्टेंस दूरी पे था और ये भी ए डिस्टेंस पे। तो तुम एफ ए बी यानी मैग्नेटिक फोर्स जो ए बी पे लग रहा है वो लिखोगे आई एल बी। एक बार करंट देख लेते हैं, क्या 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 था करंट, एक बार बताना। आई वन और आई टू, ये आई वन और ये आई टू। तो यहाँ लिखोगे आई टू एल बी। आई टू एल मैग्नेटिक फील्ड इज करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से, म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई, कितनी दूरी पे है ए बी, ए दूरी पे, तो ये हो गया ए बी का करंट। सी डी क्या लिखोगे, आई टू एल बी कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई वन, एक सेकेंड एक सेकेंड, हाँ म्यू नॉट आई वन अपॉन, ये कितनी दूरी पे है सी डी इस वायर से, टू पाई टू ए की दूरी पे, ये लो। बस अब इन दोनों को क्या करना है, माइनस, क्योंकि ए बी पर फोर्स कहाँ आ रहा था, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स है, तो ए बी पर फोर्स आ रहा था इधर की तरफ, एफ ए बी, सी डी का फोर्स आ रहा था इधर एफ सी डी, तो आपस में इन दोनों को माइनस कर दो, ठीक है। बाकी अब इसका तुम्हारा आंसर आ जाएगा, देख लो, निकाल ही लेते हैं, इजी है ही। क्या कॉमन ले लो, मान लो मैं ए बी माइनस सी डी कर देती हूँ, ठीक है। तो क्या क्या कॉमन आ जाएगा, म्यू नॉट आई वन आई टू एल कॉमन अपॉन टू पाई ए कॉमन, वन माइनस वन अपॉन टू ए बच गया यहाँ पे, ओनली टू बचा, सॉरी। वन माइनस वन बाई टू क्या हो जाएगा, वन बाई टू, तो यानी ये मेरा यहाँ हटा के इसको फोर कर दो, फोर पाई ए, ये आंसर है। क्या, म्यू नॉट आई वन आई टू एल अपॉन फोर पाई ए, बस इतना ही तो करना था। इसमें अपॉन में ए क्यों नहीं दे रखा यहाँ पे, फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछा है क्या, हाँ फोर्स नेट फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछा होगा, यहाँ पे फोर पाई ए लगा देना, शायद मिसप्रिंट एरर होगा। अब ये पूछ रहा है कि रिपल्सिव फोर्स है कैसा फोर्स है, तो देखो मैंने क्या करा है, मैंने बेटा एडी में से बीसी घटाया, यानी एडी वाला फोर्स जो है वो बड़ा है, तभी तो साइन पॉजिटिव आया है, नेगेटिव में नहीं आया। तो यानी ए बी वाला फोर्स इस वायर को कहाँ ले जाने की कोशिश कर रहा है, दूर, तो ये फोर्स कैसा होगा, रिपल्सिव फोर्स है ना, तो रिपल्सिव फोर्स है और इसके बराबर है, तो कौन सा ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो फिफ्थ एक बार चेक कर लो, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पता नहीं तुम पूर्ण कुछ कर रहे हो, ठीक है, बी ही आंसर है। अब इसमें मुझे करके बताओ ये वाला क्वेश्चन नंबर सेवंथ, बहुत आसान है। अब बेटा जब ये फॉर्मूला यूज करते हैं ना, देखो F इक्वल्स टू आई एल बी, जब हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं तो याद रखना इसमें जो लेंथ होती है ना इसको इफेक्टिव लेते हैं, तो आई एल इफेक्टिव इंटू बी, ठीक है। तो जो ये वाला क्वेश्चन है सेवंथ क्वेश्चन, इसमें लेंथ इफेक्टिव वाली कौन सी हो जाएगी, देखो मैग्नेटिक फील्ड है वाई एक्सिस में, अब ये पूरा ट्राइंगल है तुम्हारे पास, इसमें से इफेक्टिव लेंथ कौन सी होगी, ट्रायंगुलर शेप्ड वायर जिसका 10 एम्पियर करंट है, यूनिफॉर्म फील्ड में रखी हुई है 0.5 टेस्ला में, as shown in the figure,
द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द सेगमेंट CD इज। तो कह रहा है मैग्नेटिक फोर्स बताओ इस CD सेगमेंट पे कितना होगा। बताओ बेटा कैसे निकालोगे CD सेगमेंट का। ओनली CD का पूछा है तो CD वाली लेंथ यूज कर लो, CD वाली लेंथ यूज कर लो। तो इस CD की देखो दो लेंथ हो जाएंगी। अगर मुझे तो लेंथ इफेक्टिव चाहिए। एक तो अगर मैं बात करूं कि 5 5 5 सेंटीमीटर है, मतलब ये ट्राइंगल जो है इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यानी ये सारे एंगल 60 60 डिग्री के होंगे, ये भी 60 डिग्री का होगा। तो इस CD लेंथ के दो कंपोनेंट हो जाएंगे। क्या? एक तो यहाँ हो जाएगा CD का कंपोनेंट CD cos 60 डिग्री, एक यहाँ हो जाएगा CD का CD sin 60 डिग्री। अब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ है y डायरेक्शन में, तो अगर जो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल वाला कंपोनेंट होगा, देखो उस पर तो फोर्स लगेगी नहीं, क्योंकि F इक्वल्स टू आई एल बी साइन थीटा होता है। अगर करंट और मैग्नेटिक फील्ड यानी ये लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड ये सेम डायरेक्शन में, तो फोर्स जीरो ही हो जाएगा, 0 0 साइन थीटा 0 रखोगे। तो कौन सी वाली लेंथ होगी जो इस पर फोर्स लगाएगी? ये परपेंडिकुलर वाली, यानी CD साइन 60 डिग्री। CD की तो आप लिखोगे F इक्वल्स टू करंट कितना दे रखा है 10 एम्पियर, लेंथ क्या लिखोगे आप? CD 5 है, सेंटीमीटर में है तो 10⁻⁻², मीटर के लिए cos 60 नहीं लिखेंगे, साइन लिखेंगे परपेंडिकुलर वाली। अब मैग्नेटिक फील्ड कितनी दे रखी है बेटा? 0.5। तो यहाँ पर इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो लास्ट में? 0.5 से। बोलो कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? घबराओगे तो नहीं ऐसे सवालों को देखे? ये रहा आंसर। बस आपको लेंथ का देखना था कि कौन सी लेंथ लेनी है, ठीक है? तो परपेंडिकुलर वाली लेंथ लेना, किसके? मैग्नेटिक फील्ड के। क्लियर हुआ? बोलो। इस Yes, वाले ma'am. के क्वेश्चंस ट्राई करके आना। इसमें ये सारे बाकी के जो बचे हुए हैं ये गैल्वेनोमीटर के क्वेश्चंस हैं। एक बार गैल्वेनोमीटर मॉड्यूल्स से रिवाइज कर लेना, 5 मिनट का टॉपिक है, मॉड्यूल से जरूर पढ़ना। सब बच्चों के पास आई थिंक मॉड्यूल्स होंगे, नहीं है तो ऑनलाइन है सबके पास। गैल्वेनोमीटर मॉड्यूल से पढ़ के ये क्वेश्चन जो बाकी के बच गए हैं ये रिवाइज करना। तुम्हारा ये चैप्टर मेरी तरफ से कंप्लीट है, ठीक है? ठीक है बेटा एवरीवन। तो कल की क्लास में जब मिलेंगे, कल की क्लास में करेंगे हम EM वेव्स, वेव्स कराऊंगी, ठीक है? वेव्स वाला टॉपिक पढ़ेंगे। डन।